हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। आज हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे या भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था एक संस्थान के बारे में, पढ़ा था। उसका क्या नाम था? NGRI। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय भूभौतिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय भूभौतिकी शोध संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में है। और यह पृथ्वी के आंतरिक संरचना या पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में रिसर्च करता है, शोध करता है। अब हम लोग भूकंप पढ़ने चल रहे हैं, तो भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सीस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सीस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और भूकंप जिस यंत्र द्वारा नापा जाता है उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। सीस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। सीस्मोग्राफ यानी भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और भूकंप का मापन या जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल पर मापा जाता है। किस पर? रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल पर मापा जाता है। आप लोगों ने देखा कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी शोध संस्थान हैदराबाद में है। भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं और जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। यानी भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापी जाती है। सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापी जाती है। और किस पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल के पर मापी जाती है। रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार फ्रांस के भू वैज्ञानिक थे फ्रांसिस रिक्टर। क्या नाम था उनका? फ्रांसिस रिक्टर ने किया था, इसलिए उसे रिएक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। जो रिएक्टर स्केल है उस पर 0 से लेकर 9 तक खाने बने होते हैं। रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 खाने बने होते हैं। 1 2 3 ऐसे कहां तक बने होते हैं? 9 खाने बने होते हैं। 0 से लेकर 9 अंक होते हैं। और इसमें प्रत्येक अंक अपने पिछले अंक से तीव्रता या आयाम में 10 गुना अधिक होता है। और जो ऊर्जा मुक्त होती है वह 32 गुनी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यानी रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अंक अपने पिछले अंक से तीव्रता या आयाम में 10 गुना अधिक होता है और 32 गुनी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यानी रिएक्टर पैमाने पर अगर एक अंक की वृद्धि होती है तो आयाम या तीव्रता कितनी बढ़ जाएगी? 10 गुना बढ़ जाती है। और जो ऊर्जा मुक्त होती है वह 32 गुनी अधिक ऊर्जा मुक्त होती एक अंक के अंतर पर। अगर आपसे कहा जाए कि भूकंप की तीव्रता से मतलब क्या है? भूकंप की तीव्रता या मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है? भूकंप की तीव्रता या मैग्नीट्यूड से मतलब विमुक्त ऊर्जा से होता है। किससे होता है? विमुक्त ऊर्जा से होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा NGRI, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं और सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता
मापी जाती है, इसे मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार फ्रांसीसी भूवैज्ञानिक फ्रांसिस रिक्टर ने किया था और इस पर 0 से लेकर 9 खाने बने होते हैं, यानी 1 2 3 इस तरह से अंत में देखें कुल 10 खाने होते हैं, लेकिन अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं और प्रत्येक अंक अपने पिछले अंक से तीव्रता में या आयाम में 10 गुना अधिक होता है। एक अंक की बढ़ोतरी होने पर तीव्रता या आयाम 10 गुना बढ़ जाता है और 32 गुनी अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। भूकंप की तीव्रता या मैग्नीट्यूड का तात्पर्य विमुक्त ऊर्जा से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? विमुक्त ऊर्जा से लिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगों के बारे में, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे किसके बारे में देखेंगे? हम लोग भूकंपीय तरंगों के बारे में देखेंगे। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक वेव, प्राइमरी वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। इसे शार्ट में P से डिनोट करते हैं। दूसरी तरंग होती है सेकेंडरी वेव, गौड़ तरंग या ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। पहली तरंग क्या होती है? एक तरंग को हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव, या इसी को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, इसे शार्ट में पी वेव कहा जाता है, शार्ट में पी वेव कहा जाता है। दूसरी तरंग है सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग, या इसी को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग के नाम से, अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जाना जाता है। इसे शार्ट में एस वेव कहा जाता है, इसे शार्ट में यस वेव के नाम से जाना जाता है। तीसरी तरंग होती है, तीसरी तरंग कौन सी होती है? सरफेस वेव, सरफेस वेव, सरफेस वेव, धरातलीय तरंग, या इसी को लॉन्ग वेव कहा जाता है, लॉन्ग वेव के नाम से जाना जाता है, लॉन्ग वेव। सरफेस वेव, धरातलीय तरंग या लंबात्मक तरंग, लंबात्मक तरंग, और इसे शार्ट में, इसे शार्ट में एल वेव के नाम से जाना जाता है। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। प्राइमरी वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव, प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग, इसे शार्ट में पी वेव लिखा जाता है। दूसरी होती है सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग, या इसी को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जाना जाता है। तीसरी होती है सरफेस वेव या लॉन्ग वेव, धरातलीय तरंग या लंबात्मक तरंग, शार्ट में इसे एल वेव के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्राथमिक तरंगे और सेकेंडरी तरंगे कौन सी होती हैं। या जब हम लोग तरंग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर कैसे किया जाता है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर कैसे किया जाता है। अब हम लोग 3 तरंगों के बारे में देखेंगे। कौन कौन सा?
पी वेव, एस वेव और एल वेव के बारे में देखेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग कैसे पता चलता है? अगर माध्यम के कण, क्या माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में कंपन करते हैं, माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में कंपन करते हैं, तो उसे पी वेव के नाम से जाना जाता है, पी वेव के नाम से जाना जाता है। अगर तरंग चल रही है, किसी माध्यम से गुजर रही है और माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं या उसके समानांतर कंपन करते हैं, उसके चलने की दिशा में कंपन करते हैं, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, उसे पी वेव के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर तरंग किसी माध्यम से गुजर रही है और माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो उसे एस वेव के नाम से जाना जाता है, तो उसे एस वेव के नाम से जाना जाता है। पी वेव एस वेव से इसकी चाल अधिक होती है, पी वेव की चाल एस वेव से अधिक पाई जाती है, और पी वेव तीनों माध्यमों ठोस, द्रव और गैस तीनों से होकर विचरण कर सकती है, लेकिन एस वेव केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। पी वेव क्या होती है? जब यह चलती है तो माध्यम के कण उसके चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। पी वेव का वेग सबसे ज्यादा होता है और यह तीनों माध्यमों में चल सकती है। कितने माध्यमों में? तीनों माध्यमों में, ठोस, द्रव, गैस और तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। यस वेव जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यस वेव की चाल पी वेव से कम होती है और यस वेव केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। और तीसरी तरंग अभी हम लोग यहां पर देखेंगे, कौन सी तरंग है? एल वेव, लंबात्मक तरंग, सरफेस वेव, लॉन्ग वेव, धरातली तरंग या लंबात्मक तरंग एल वेव। यानी जो तरंगे होती हैं कौन कौन सी? पी एस एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव, तीन तरंगे होती हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना में पृथ्वी को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? अर्थ क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, भूपरपटी के नाम से जाना जाता है। मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता है? मेंटल के नाम से जाना जाता है। और केंद्रीय भाग को कोर के नाम से, वही तीनों भाग दिखाई दिए हैं, कोर, मेंटल और अर्थ क्रस्ट। और हम लोगों ने देखा था कि कोर में पदार्थ तरल रूप में पाया जाता है, गलित अवस्था में पाया जाता है। अब हम लोग चित्र में ये देख रहे हैं एक चीज और, जहां पर भूकंप, जहां पहली बार पैदा होता है, भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। और पृथ्वी के धरातल पर जहां भूकंपीय तरंगे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है, ईपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि धरातल पर भूकंपीय तरंगे पहली बार जहां पहुंचती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे ईपी सेंटर, अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। और जहां पर भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, उसे भूकंप मूल कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इधर एस और पी वेव 103 अंश से इधर 103 अंश तक, इधर पी और यस वेव दोनों दिखाई दे रही है और इधर केवल ओनली पी वेव दिखाई दे रही है। कौन सी वेव दिखाई दे रही है? पी वेव दिखाई दे रही है। हम लोगों ने देखा कि पी वेव तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है, लेकिन यस वेव केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है। यानी जो पृथ्वी का कोर वाला हिस्सा है उसके दूसरी तरफ यस वेव प्रवेश नहीं करेगी, दूसरी तरफ केवल पी वेव ही जा सकती है। इसलिए यहां पर ओनली पी वेव, कोर के हिस्से से जितनी भी तरंग आई इधर केवल पी वेव है, क्योंकि यस वेव केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है और पृथ्वी का कोर वाला हिस्सा तरल रूप में पाया जाता है।
और इधर 103 अंश से 143 अंश और 103 अंश से 143 अंश, यहां पर कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती है, यहां पर कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती है। इसे भूकंपीय छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सीस्मिक शैडो जोन के नाम से जाना जाता है, सीस्मिक शैडो जोन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये तरंगे मुड़ मुड़ के चल रही हैं। हम लोग जानते हैं कि जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनके मार्ग में विचलन आ जाता है। अगर ठोस माध्यम से, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम से जा रही हैं तो अवलंब से दूर हट जाती हैं, और विरल से सघन में जा रही हैं तो अवलंब की तरफ झुक आ रही हैं। यहाँ पर माध्यम परिवर्तन, यहाँ से जब तरंगे चली पी तो यहाँ पर आई, लेकिन यहाँ माध्यम चेंज हुआ तो इनके मार्ग में परिवर्तन हुआ, फिर दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो इनके मार्ग में, इसलिए यहाँ तरंगे कैसी दिखाई दे रही हैं, वक्राकार दिखाई दे रही हैं, क्योंकि माध्यम परिवर्तन होने पर तरंगों के मार्ग में विचलन आ जाता है। ओके, इतना स्पष्ट हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब भूकंप मूल पर, फोकस पर भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं, पी और एस तरंगे जब पैदा होती हैं तब सभी दिशाओं में चलना प्रारंभ कर देती हैं, और अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है, क्योंकि पी तरंग की चाल सबसे अधिक होती है। अगर आपसे कहा जाए अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचेगी तो पी तरंग पहुंचती है, और फिर उसके पीछे पीछे यस तरंग या केंद्र पर पहुंचती है। अधिकेंद्र पर पहुंचकर पी तरंग धरातल के सहारे सभी दिशाओं में चलना प्रारंभ कर देती है, और पीछे पीछे यस तरंग भी पहुंचती है अधिकेंद्र पर, और धरातल के सहारे सभी दिशाओं में फैलना प्रारंभ कर देती है। आगे आगे पी तरंग चलती है और पीछे पीछे यस तरंग चलती है। पी और यस तरंगों के सम्मिलित रूप को ही एल वेव के नाम से जाना जाता है, और एल वेव ही पृथ्वी पर सर्वाधिक विध्वंस करती है। सर्वाधिक विनाश कौन सी तरंगों के चलने के कारण होता है? एल तरंगों के कारण होता है। हम लोगों ने देखा कि पी तरंग जब चलती है तो माध्यम को इस तरह से झकझोरती है, लेकिन यस तरंग चलती है तो इस तरह से झकझोरती है, और इस तरह से जब पी और यस तरंगे एक साथ आगे बढ़ती हैं क्रमशः तो यल तरंग कहा जाता है, और यल तरंगों के चलने के कारण ही धरातल पर सर्वाधिक विनाश होता है। और हम लोग जब पढ़ रहे थे वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना, प्लेट टेक्टोनिक्स, वहां पर हम लोगों ने देखा था रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के चारों ओर, किसके चारों ओर? प्रशांत महासागर के चारों ओर अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी आया करते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है। यानी अग्नि वलय किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप और ज्वालामुखी आने वाले क्षेत्रों से संबंधित है। और हम लोगों ने देखा था वैज्ञानिकों ने 3 स्पष्ट क्षेत्रों में विभाजित किया है, भूकंप आने के 3 क्षेत्रों में बांटा है। हम लोगों ने कहा मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी और परिप्रशांत पेटी। जो मध्य महाद्वीपीय पेटी थी वह प्लेटों के विनाशकारी किनारे के सहारे पाई जाती है, जो पूर्वी द्वीप समूह से शुरू होकर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हिमालय, काकेशस, हिंदकुश, इन पर्वतों से होते हुए अंत में मध्य अटलांटिक पेटी से मिल जाती है। और मध्य अटलांटिक पेटी ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका महाद्वीप तक पाई जाती है, जो प्लेटों के रचनात्मक किनारे के सहारे पाई जाती है। और परिप्रशांत पेटी जो है प्रशांत महासागर के चारों ओर रचनात्मक, विनाशकारी और संरक्षित किनारे के सहारे पाई जाती है, जहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी आया करते हैं। उसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग कल ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।